हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएस से। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप अपनी स्टडी को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, आज इस क्लास में हम साथियों देखने वाले हैं 70 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस को। साथियों भूगोल सामाजिक विज्ञान का एक हिस्सा है जो कि क्लास 10th में संयोजित किया हुआ है और इस टॉपिक से भी क्वेश्चंस बहुविकल्पीय में देखने को मिलता है। तो आज इस क्लास में हम लोग 70 प्लस एमसीक्यू करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में इसी से एमसीक्यू आने वाले हैं। तो आज इस क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। भूगोल के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं सभी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए साथियों शुरू करते हैं आज इस क्लास को। यहाँ पे सबसे पहला हमारा सवाल लिखा हुआ है, भूमि एक डाटा संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक, मानव निर्मित, सौर ऊर्जा से निर्मित, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, प्राकृतिक। प्राकृतिक संसाधन है, भूमि एक क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। अगला सवाल, रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1972, वर्ष 1992, वर्ष 1979, वर्ष 1998। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ रहे होंगे और उनके प्रश्नों का जवाब भी आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, गुजरात, राजस्थान, बिहार। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। कभी कभी सवाल को पलट के कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से गुजरात में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? गुजरात में पाई जाती है। अगला सवाल लिखा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उदाहरण क्या है? गहन खेती, वनोन्मूलन, अधिक सिंचाई, अति पशुचारण। तो अधिक सिंचाई के कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण हो रहा है। इस बात को समझ लीजिए। ओके, या अधिक सिंचाई के कारण क्या हो रहा है? निम्नीकरण हो रहा है। किसका? भूमि का। कहाँ पे हो रहा है? पंजाब में। अगला सवाल, लाल मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार और रेगिस्तान में। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। उम्मीद करता हूँ यह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? यह सवाल पूछा जा सकता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त सही है? ओके, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटेराइट मृदा। जवाब आप सभी को पता होना चाहिए। मेरे प्यारे ब्रिजिशियंस, कपास की खेती के लिए काली मृदा की जरूरत होती है। अगला सवाल, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ऑप्शन नंबर डी से लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है। अगला सवाल, सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? सोपानी खेती किस राज्य में की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी खेती की जाती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी अधिक मात्रा जलोढ़ मिट्टी में पाई जाती है? मतलब जलोढ़ मिट्टी जो होती है उसमें किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है? इसका जवाब हमें देना है। देखते हैं इसके ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है। देखिए जानते हैं, यहाँ पे लिखा है पोटास, चूना, फास्फोरस, इनमें से सभी। तो जो इनमें से सभी पाए जाते हैं, क्या इनमें से सभी जो है ये सब लगभग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक प्रतिशत कृषि भूमि पर होती है? मतलब कृषि भूमि पर खेती होती है? गुजरात, मिजोरम, मणिपुर, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर डी से पंजाब। पंजाब में जो खेती की जाती है वो सबसे ज़्यादा किसानों के द्वारा की जाती है, वो भूमि पर। ओके, अगला सवाल, एजेंडा 21 का संबंध किससे है? ओजोन परत से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। ऑप्शन नंबर डी सही है, सतत पोषणीय संधारणीय विकास से। बी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एजेंडा 21 आपके सवाल में देखा जा सकता है। ओके, अगला सवाल,
लेटेराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। सबसे ऑप्शन नंबर सी से महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? लोहा, तांबा, मत्स्य पालन, चट्टाने। सबसे ऑप्शन नंबर सी से मत्स्य पालन एक उद्योग है, संसाधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, इसलिए साथियों ये क्या है? जैव संसाधन के रूप में जैव संसाधन कहलाता है। अगला सवाल, सोपानी कृषि की जाती है, कहाँ की जाती है? उत्खात भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थलीय भूमि पर। साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, ढाल वाली भूमि पर। मैंने इससे पहले बताया कि सोपानी खेती कहाँ की जाती है? उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड क्या है? ढाल वाली ज़मीन है, ढाल वाले पहाड़े हैं, तो वहाँ पर ढाल जैसी भूमि पाई जाती है, तो वहाँ पर कौन सी खेती की जाती है? सोपानी खेती की जाती है। ओके। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर ए सही है, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में मेरे प्यारे साथियों क्या है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। अगला सवाल, चिपको आंदोलन संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से। सत्य ऑप्शन नंबर बी सही है, वन संरक्षण से। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से। अगला सवाल, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? वर्ष 1970, वर्ष 1972, वर्ष 1983, वर्ष 1990। सत्य ऑप्शन नंबर बी सही है, वर्ष 1972 में साथियों भारत में साथियों वन्य जीव संरक्षण का अधिनियम लागू हुआ था। ओके। अगला सवाल है, टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? वर्ष 1973, वर्ष 1995, वर्ष 1975, वर्ष 1980। सही ऑप्शन नंबर ए सही है, वर्ष 1973। टाइगर प्रोजेक्ट से साथियों सवाल आता ही आता है, या पलट के पूछेगा कि निम्नलिखित से किसका शुभारंभ वर्ष 1973 में किया गया था? किस प्रोजेक्ट का शुभारंभ 1973 में किया गया था? तो टाइगर प्रोजेक्ट का साथियों शुभारंभ 1973 ईस्वी में किया गया था। क्यों 19 लिखा है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन जो है वो क्या है? तरीका समुदायों का सीधी भागीदारी नहीं करता, मतलब इसमें कोई भी सीधा व्यक्ति आके इसमें भागीदारी नहीं दे सकता है, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है। अगला सवाल, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन का डेल्टा भी आता है, इस पूरे सुंदरवन का डेल्टा कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में ही स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस बात को भी याद रखिएगा। ओके। अगला सवाल, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति, घास के मैदान, हरे पेड़, सघन झाड़ी। अब बताइए साथियों, हरा सोना किसे कहेंगे? तो साथियों हरा सोना किसे कहेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों हरा सोना हरे पेड़ को कहते हैं, लेकिन आपके मन में ये भी उठ सकता है क्या घास के मैदान को क्यों नहीं कहेंगे, सघन झाड़ी को क्यों नहीं कहेंगे, प्राकृतिक वनस्पति को क्यों नहीं कहेंगे? तो कहीं कहीं पर वो प्राकृतिक वनस्पति भी सही हो जाता है, कहीं कहीं पर हरे पेड़ पौधे भी सही हो जाते हैं, लेकिन अधिकतर केस में हरे पेड़ पौधे ही सही रहते हैं। इस बात को याद रखिए। मान लो कभी कभी आ गया ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों वाले पे आप टिक लगा के जरूर आइएगा। अगला सवाल, हौज खास जलीय निकाय स्थित है। ये सादा थोड़ा उटपटांग आपको पढ़ने में लग रहा है, लेकिन पहली बार इसे पढ़ रहे हैं आप। हौज खास जलीय निकाय स्थित है उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली में। सत्य हौज खास जलीय निकाय दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली के दक्षिण में, कहाँ? दिल्ली के दक्षिण में यह स्थित है, इस बात को भी याद कर लीजिए। ओके। अगला सवाल, विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? मानसीराम, चेन्नई, न्यूयॉर्क, तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सही है, मानसीराम। मानसीराम में साथियों विश्व की सबसे अधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड तय किया गया है। अगला सवाल, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी,
चिनाब। सच ऑप्शन नंबर ए सही है। दामोदर, दामोदर पे भारत की पहली नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया। ओके, अगला सवाल ध्यान से समझिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल समझ आपको बता रहा हूँ। अभी तक हम लोग 24 सवाल कर चुके हैं, हमें 70 प्लस क्वेश्चन तक पहुँचना है। धैर्य पूर्वक बनाए रहें, आपको वहाँ तक मैं जरूर पहुँचाऊँगा। अगला सवाल, बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अन्ना हजारे। ऑप्शन नंबर 20 सही है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। अगला सवाल, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सही है, उत्तराखंड। उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। अगला सवाल साथियों, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? महानदी, चिनाब, सतलुज, कृष्णा। ऑप्शन नंबर 20 सही है, चिनाब। सलाल बांध जो है चिनाब नदी पर बना हुआ है। अगला सवाल, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर 95%, 96%, 97.5%, 98%। ऑप्शन नंबर सी सही है, 97.5% समुद्री जल के रूप में उपस्थित है, मतलब उपलब्ध है। ध्यान समझिएगा, फिर सवाल आपके सामने ही है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा उसे कृषि प्रणाली को दर्शाता है? उसे नहीं होता साथियों, ऊष्ण होता है। क्या होता है? ऊष्ण होता है। ऊष्ण कृषि प्रणाली को दर्शाता है, जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है। स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। तो ऑप्शन नंबर 20 ये रोपण कृषि लिखा। इनमें से कौन सी रबी फसल है? रबी फसल और खरीफ फसल में अधिकतर बच्चों को क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। तो आप आज समझ लो को मैं जवाब बताने जा रहा हूँ। चावल, मोटे अनाज, चना, काला चना, कपास। ऑप्शन नंबर सी सही है, चना। चना जो है रबी फसल में आता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? दानेदार, दालें, मोटे अनाज, ज्वार, तिल। अब आप बताओ, फलीदार फल वाली फसल कौन सा है? ज्वार है, तिल है, कि दालें हैं, कि मोटे अनाज हैं? बात कर रहे थे फलीदार फसल को, तो ऑप्शन नंबर ए से दालें। जितनी भी दालें होती हैं वो सब क्या होती है साथियों? फलीदार होती है। अब आपके सवाल में अगर ऑप्शन दालें न लेकर के चना आ जाए, मटर आ जाए, उड़द आ जाए, तभी वही जवाब आपका होगा। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए धान, गेहूं, चना, तरबूज। ऑप्शन नंबर डी से तरबूज। तरबूज किस फसल की कैटेगरी में आता है? जायद फसल के कैटेगरी में आता है। अगला सवाल, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर दिसंबर, मार्च अप्रैल, जून जुलाई, अगस्त सितंबर। ऑप्शन नंबर ए से अक्टूबर दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो फसलों को बोया जाता है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। जवाब आपको मिल गया होगा। रबी की फसलें किसे कहते हैं? वो फसलें जिनको अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है उन्हें क्या कहते हैं साथियों? रबी की फसल कहते हैं। और साथियों फरवरी से अप्रैल के बीच में उनकी हार्वेस्टिंग होती है, इस बात को याद रखिएगा। मतलब ठंडी में बो दो और गर्मी में काटना प्रारंभ कर दो। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, जौ, रबर। ऑप्शन नंबर से ए से ये जूट। जूट जो है रेशेदार फसल की कैटेगरी में आता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, धान, कपास। ऑप्शन नंबर डी है बी एंड सी। तो ऑप्शन नंबर यही से बी एंड सी, क्योंकि जो धान और कपास दोनों है वो खरीफ की फसल है। मेरे प्यारे साथियों, खरीफ की फसल बरसात के महीनों में मतलब कि गर्मी के मौसम में बोया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी से विनोबा भावे। विनोबा भावे के द्वारा साथियों भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल, कर्तन दहन कृषि मतलब कर्तन दहन कृषि को झूम की कृषि मतलब झूम की खेती भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मिजोरम। ऑप्शन नंबर डी से ये मिजोरम। मिजोरम में झूम की खेती होती है। या कभी कभी उल्टा पूछ सकता है कि निम्नलिखित में मिजोरम में किस प्रकार की खेती पाई जाती है? तो झूम की खेती पाई जाती है, झूम की कृषि होती है। ओके, अगला सवाल, खरीफ की फसलों को बोए जाने का समय क्या है मेरे प्यारे साथियों? मैंने अभी बताया आपको इससे पहले कि ऑप्शन नंबर जून से जुलाई,
अक्टूबर दिसंबर, मार्च मई, अगस्त अक्टूबर। मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए से जून से जुलाई। खरीफ की फसलों की जो बुवाई होती है जून से जुलाई होती है और जो रबी की फसलें होती हैं वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती हैं। क्वेश्चन 39 लिखा है निम्न में से कौन सी रोपण कृषि की फसल है? कहवा, कपास, तिलहन, गेहूं। ऑप्शन नंबर बी सही है कपास। कपास जो है रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? यह श्वेत क्रांति संबंधित है किससे? ओके, ऑप्शन नंबर ए दुग्ध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, मोटा अनाज उत्पादन से। ऑप्शन नंबर ए से दुग्ध उत्पादन से। कभी कभी सवाल पलट के कैसे पूछेगा कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित क्रांति है तो श्वेत क्रांति। कौन सी क्रांति? श्वेत क्रांति है। ओके, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अपचहित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है? कोयला, बॉक्साइट, सोना, जस्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है अपचहित पदार्थ के अवशिष्ट भार से वो त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। ओके, अगला सवाल झारखंड में स्थित कोडरमा, इस स्थान का नाम याद रखिएगा। कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। ऑप्शन नंबर बी सही अभ्रक। अभ्रक का जो मुख्य उत्पादक है वो कौन है साथियों? झारखंड में कोडरमा स्थान है। ओके, अगला सवाल निम्नलिखित में चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टाने, आग्नेय चट्टाने, कलयंत्रित चट्टाने, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए सही है तलछटी चट्टाने। तलछटी चट्टानों में साथियों क्या होता है? खनिजों का निक्षेपण होता है और संचयन भी होता है। अगला सवाल झरिया प्रसिद्ध है। झरिया प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, तांबा के लिए, बॉक्साइट के लिए। ऑप्शन नंबर से बी सही है कोयला के लिए। फिर क्वेश्चन 45 का है भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। ऑप्शन नंबर से बी सही है तमिलनाडु। तमिलनाडु में तो विशाल केंद्र स्थित किसका? पवन ऊर्जा का। पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु में निम्नलिखित में से कौन स्थित है? तो पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र स्थित है। लेकिन अभी इस सवाल को उलट के पूछने का बहुत ही कम चांस है, सीधा ही इसको पूछा जाएगा। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी सही है कोयला। कोयला जो है साथियों परंपरागत स्रोत है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा और अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। बाकी अब आइए क्वेश्चन नंबर 47 से शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों हमें कहाँ पहुँचना है? 70 प्लस तक पहुँचना है। लगभग हम उसके करीब हैं, लगभग करीब है भी करीब नहीं कह सकते हैं अच्छी तरीके से। तो आइए अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है मेरे प्यारे साथियों ध्यान से पढ़िएगा तभी आप समझ पाएंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है? ऑप्शन नंबर ए मैग्नीज, अभ्रक, लौह अयस्क, तांबा। ऑप्शन नंबर सी से लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है वो क्या होता है? खनिज आधारभूत होता है। इस बात को याद रखिए। अगला सवाल एंथ्रेसाइट्स का संबंध किस खनिज से है? तांबा, सोना, बॉक्साइट, कोयला। ऑप्शन नंबर डी से कोयला। कोयले से किसका संबंध साथियों? एंथ्रेसाइट से है। ओके, अगला सवाल हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, लौह अयस्क। अब बताओ भैया हेमेटाइट का किससे संबंध है? लो बताओ। हेमेटाइट जो साथियों वो एक लौह अयस्क के रूप में होता है। लगभग हेमेटाइट का किससे संबंध है? लौह अयस्क से है। ओके, अगला सवाल मोनाजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम, कोयला। तो ऑप्शन नंबर सी थोरियम हम लोग पाते हैं। मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। अगला सवाल निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, मोटर गाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है सीमेंट। सीमेंट में साथियों चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है कच्चे माल के रूप में। अगला सवाल साथियों निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम परगलन। ऑप्शन नंबर ए क्या है? एल्युमिनियम परगलन। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम परगलन, कागज, सीमेंट, स्टील। ऑप्शन नंबर ए सही है एल्युमिनियम परगलन। साथियों उद्योग बॉक्साइट के कच्चे माल के रूप में कौन सा उपयोग होता है?
एल्युमिनियम प्रगलन। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है? स्टील, इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम प्रगलन, सूचना प्रौद्योगिकी। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी सही है, एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन का उपयोग साथियों करते हैं दूरभाष कंप्यूटर इत्यादि के निर्माण में। अगला सवाल लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारित उद्योग है? सीमेंट, सूती वस्त्र, चीनी, जूट के सामान। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीमेंट। सीमेंट जो साथियों खनिज पे आधारित क्या है? उद्योग होता है। क्वेश्चन नंबर 55 लिखा साथियों कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है वह बोल सकते हैं, वहाँ नहीं, वह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए लोहा एवं इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर बी सूती वस्त्र उद्योग, रासायनिक उद्योग, सीमेंट उद्योग। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूती वस्त्र उद्योग। तो जब कृषि सूत उत्पन्न नहीं करेंगे तो साथियों सूती वाले कपड़े बन नहीं पाएंगे। ओके, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में कौन सा एक आधारभूत उद्योग है? चाय, गन्ना, लौह और इस्पात, जूट। ऑप्शन नंबर सी सही है, लौह और इस्पात। आधारभूत उद्योग कौन सा है? लौह और इस्पात। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी समझ में आया होगा। हम लोग 56 प्रश्नों को कर चुके हैं, 70 तक पहुँचना है, बहुत ही कम बचा हुआ है। अभी आपके सामने कुछ समय में उन प्रश्नों की भी चर्चा हम लोग जल्द ही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 लिखा हुआ है, लूमेज का संबंध किस उद्योग से है? ऑप्शन नंबर ए वस्त्र निर्माण, रसायन उद्योग, बर्तन उद्योग, सिलाई मशीन उद्योग। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, वस्त्र उद्योग। वस्त्र उद्योग का संबंध किससे है? लूमेज से है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत के इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर डी से बेंगलुरु। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए मुंबई तथा नागपुर, सिलचर तथा पोरबंदर। ऑप्शन नंबर सी मुंबई तथा कोलकाता, नागपुर तथा सिलीगुड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही है, सिलचर तथा पोरबंदर। सिलचर तथा पोरबंदर में साथियों क्या है? दूरस्थ स्थान पर पश्चिमी गलियारे के रूप में जुड़े हुए हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 60 लिखा है, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है? ऑप्शन नंबर ए रेल परिवहन, सड़क परिवहन, पाइपलाइन, जल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी से पाइपलाइन। ओके, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आपको आ गया होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश। सही ऑप्शन नंबर सी सही है, महाराष्ट्र जो है इस पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंत स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? चेन्नई, पारादीप, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। ऑप्शन नंबर डी से विशाखापट्टनम जो है वो क्या है? पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है, वो भी अधिकतम गहराई के साथ। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत के प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन, वायु परिवहन। सबसे सड़क परिवहन, भारत में सबसे ज़्यादा जो है सड़क परिवहन का विशेष रूप है और इसी का ज़्यादा उपयोग लोग करते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए आंतरिक व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। सच ऑप्शन नंबर बी सही है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है या दो से अधिक देशों के बीच में होता है। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH कौन सा है? इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, इसका जवाब हम अभी देखने वाले हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ऑप्शन नंबर है NH44, NH8, NH11, NH88। साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है, NH44 जो है वो साथियों भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है, सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था है? सीमा सड़क संगठन, केंद्रीय निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शहरी मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए सही है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन जो है वो सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाली संस्था कहलाती है। आप क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है, भारतीय रेलवे प्रखंडों की कुल संख्या है? ऑप्शन नंबर ए 16, 18, 10, 12।
ऑप्शन नंबर सर ए सही है 16। भारतीय रेलवे प्रखंडों में कुल संख्या कितनी है? 16 है। अच्छी तरीके से याद कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छी तरीके से याद नहीं हो रहा है तो दोबारा इस क्लास को देख लेना, सब याद हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है। मतलब किस वस्तु का होना चाहिए, किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कॉफी, उर्वरक, तंबाकू, चाय। ऑप्शन नंबर सी बी सही उर्वरक। निर्यातक मतलब होता है बेचने वाला और आयात मतलब होता है लेने वाला। आयात मतलब साथियों हम दूसरे देश से लेते हैं और निर्यातक मतलब हम दूसरे देश को बेचते हैं। ओके, तो उर्वरक हम दूसरे देश को नहीं बेचते हैं। ओके, अगला सवाल ध्यान से देखिए, दो राज्यों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान कहलाता है राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आंतरिक व्यापार, वस्तु विनिमय। ऑप्शन नंबर ए सही है राष्ट्रीय व्यापार। ओके, अगला सवाल, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन एक दुर्गम स्थानों के लिए अत्यंत आवश्यक है? ओके, तो ऑप्शन नंबर एक जल परिवहन, वायु परिवहन, रेल परिवहन, स्थल परिवहन। ऑप्शन नंबर बी सही है। वायु परिवहन जो है वो बहुत ही दुर्गम स्थानों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे चढ़ाई अच्छे से नहीं चढ़ी जा रही हो। ओके, या जहाँ पे साथियों जो सड़क परिवहन अच्छे से ना काम कर रहा हो, वहाँ के लिए वायु परिवहन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला सवाल, भारत में वही परिवहन का वो राष्ट्रीयकरण कब हुआ? वही लिखा है बेटा, या वही नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। इस बात का याद रख लो, क्या होना चाहिए? वायु होना चाहिए। ओके, वायु परिवहन, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझ लो, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1950, 1953, 1960, 1998। ऑप्शन नंबर डी सही है 1998। 1998 में साथियों भारतीय वायु परिवहन का क्या हुआ साथियों? राष्ट्रीयकरण हुआ। ओके, फिर लिखा है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, अमृतसर में। सत्य ऑप्शन नंबर सी से मुंबई में। मुंबई में साथियों पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन नंबर साथियों सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53 लिखा है 173 लिखा है सबसे लंबा राष्ट्रीय जल मार्ग है हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया से धुबरी, केरल में पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा से पंडुचेरी। ऑप्शन नंबर ए सही है हल्दिया से इलाहाबाद। अभी तक साथियों हम लोग कर चुके हैं 73 प्रश्नों को भी साथियों भूगोल को लेकर के, और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके भूगोल का जो हिस्सा होगा सामाजिक विज्ञान के पेपर में, इससे बाहर एमसीक्यू नहीं आने वाला है। ध्यान से देख लो, एक एक प्रश्नों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया है। बस आपको करना क्या है, रिवीजन करना है, इस पूरी क्लास को अच्छी तरीके से देख लेना है। हो सके तो दोबारा देख लो, तिबारा देख लो, लेकिन एक बार अगर अच्छी तरीके से देख लिए हो तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास से आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, और आपके जो भी कुछ डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अधिकतर डाउट आपके इस क्लास में खत्म हो गए होंगे। साथियों मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं साथियों नागरिक शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वे एमसीक्यू के। अधिकतर बच्चे एमसीक्यू में फंस जाते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।